10 दिन पहले मेरी मदर का फोन आया। इस समय यूपी के अंदर SIR की प्रक्रिया चालू है। BLO हमारे घर आया। ऐश्वर्या पालीवाल कहाँ रह रही हैं? ऐश्वर्या पालीवाल, मैं तुमको गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मीटिंग के अंदर सबके सामने। हालांकि राहुल गांधी, आप सोचिए इतनी बड़ी बैठक हो रही है और वहां पर ऐसी घटना घट जाना। वो चुनाव जीत के आए हैं इस बार विधायक, उन्होंने खुला आरोप लगाया कि पैसे देकर वो टिकटें बेची गई। अरे यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट्स ली वो सब पैसे देके ली गई। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। जेडीयू के 2 नेता वहां से रात को चार्टर प्लेन से आए। 5 लोग जानते हैं उसी के डील के बारे में, तो अगर मुझे पता है तो मैं भी उन 5 में से हूँ। मैं उनके पास बैठा। और फेयर क्या बोला? हाँ, ऑफेयर, बिल्कुल सही। ऑफेयर क्या बोला? उन्होंने मुझे बताया नेता ऑफेयर, विधायक ऑफेयर। पर इलेक्शन कमीशन के एक बड़े अफसर हैं, वो एक किस्सा बताते हैं। बोले अच्छा ये बताओ, डॉक्टर बड़ा या इंजीनियर? तो हम लोगों ने कहा जी आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ही बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर बड़ा है। ठंडा करके खाती है कांग्रेस। इतना ठंडा मत करिए कि साहब वो बर्फ बन जाए। हाँ, बर्फ बन जाए। बर्फ बन जाए। ये एक बड़े नेता ने कहा था। हाँ भाई, उसके यहाँ से पैसे आ गए, वहाँ पैसे भिजवा दिया। अच्छा ऑर्डर आ गया, माल के 2 ट्रक भेज देना। रिपोर्टर्स ऑफ। अरे तुम आराम से करो ना, तुम अपना क्या फोन निकाल रहे थे तुम, वो किसी का नंबर ढूंढ रहे थे। किसका ढूंढ रहे हो तो बता दो। नंबर तो आजकल 2 ही लोगों का ढूंढा जा रहा है, एक डीके का और एक सिद्धारमैया का। और डीके का ढूंढ रहे हो? RG कॉलिंग डीके? RG कॉलिंग डीके ही तो नहीं हो पा रहा है, तभी तो दिक्कत है। मुझे ये बताओ तो कि ये जो मैसेज गया, आई विल कॉल यू लेटर, देखो उसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो राहुल गांधी ने उनको ये इन्फॉर्म किया कि देखो मैं कर लूंगा, मैं करूंगा कॉल। हाँ, एक फोन काटने के बाद एक मैसेज जाता है, आपको याद है? हाँ, वही है। आई कॉल यू लेटर। हाँ, अपने आप चला जाता है वो, क्योंकि वो वाला तो नहीं है, तो ज्यादा खतरा है उनके लिए फिर। क्या राहुल गांधी ने वाकई में आई विल कॉल यू लेटर लिख के दिया DK शिव कुमार को, या जब हम फोन काट देते तो एक ऑटोमेटिक मैसेज जाता है, वो मैसेज आया था? SIR को लेके जिस तरीके का बवाल मचा हुआ है, बिहार का चुनाव हालांकि खत्म हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो हारी हुई पार्टीज हैं उनके दिल के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं एक आग सी जलती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से राहुल अपना फोन निकाल के RG कॉलिंग RG करने की कोशिश कर रहे थे, हम विस्तार के अंदर उन सब चीजों की बातचीत करेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ फेयर। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं हिमांशु मिश्रा जी, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं, संसद को बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं और अंदर की खबरें आपको लाके देते हैं। हमारे इन हाउस RG राहुल गौतम, जो आपको बताएंगे कि विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बहुत घमासान मचा हुआ है। संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो बताएंगे कि किस तरीके से चुनाव आयोग क्या क्या सोच रहा है, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज पलट जाती हैं जब चुनाव आयोग के सामने आती हैं और जब मीडिया के सामने आती हैं। इन सब चीज़ों पर रिपोर्टर्स ऑफ फेयर के इस एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे। हम शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे बिहार के इलेक्शन की। देखिए, इलेक्शन हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो चुकी है, लेकिन अभी भी जो हारी हुई पार्टीज हैं उनके अंदर घमासान युद्ध चल रहा है। इन हाउस RG, आपकी पार्टी के अंदर तो ये बोला गया कि मेरी पार्टी नहीं, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी में ये बोला गया, क्योंकि कई जिस तरीके का झटका लगा तो लोगों का ये मानना है कि जेन्युइन विश्लेषण की जरूरत है। बिल्कुल भाई, आपको ये देखना पड़ेगा क्या हुआ। इसमें मुझे लगता है कि एक चीज और है, वो ये है कि बैलेट का चुनाव हारने के बाद अब बुलेट की बातें हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐश्वर्या, और जैसे आपने भी बोला बुलेट, कल चीराफाड़ी का ऑपरेशन रखा गया इंदिरा भवन में। चीराफाड़ी का पोस्टमार्टम आप कहते हैं ना, हार का मैं हिंदी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा है। पोस्टमार्टम रखा गया कल कि हाँ भाई क्यों हमारी हार हुई। और इसके अंदर राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, KC वेणुगोपाल थे, और 10-10 के बैचेस में जितने भी विधायक थे, चाहे वो जीते हुए हारे हुए, वो जाकर अपनी बात वहाँ पर जो आला कमान है उसके सामने रख रहे थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ पर कृष्णा अल्लावरू नहीं थे उस बैठक के अंदर, क्योंकि जाहिर है जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने सोचा होगा कि जब लोग आएंगे, खासतौर पर जो हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो जब आएंगे तो वो क्या पता खुलकर बात ना कर पाए। रोष भी है, आपने देखा होगा, प्रदर्शन सब कुछ हुआ, सब तमाम तरह के आरोप लगे, तो उनको उस पैनल मीटिंग से दूर रखा गया। हालांकि वो उसी बिल्डिंग में मौजूद थे, उन्होंने बाहर आकर फिर बाइट भी दी। उसी दौरान क्या हुआ कि वैशाली से जो चुनाव लड़े हैं
उनका नाम है इंजीनियर संजीव सिंह। वो वहाँ पर मौजूद थे उस कमरे के अंदर, और वहाँ पर पूर्णिया शहर से जो चुनाव लड़े हैं जितेंद्र कुमार यादव, वो भी मौजूद थे। और इसके अलावा भी कुछ विधायक, कुछ नेतागण, तारिक अनवर भी वहाँ पर मौजूद थे, मैं उनका नाम ले देता हूँ। तो उन्होंने ही बीच बचाव किया, बिल्कुल ऐसा बताया गया। संजीव सिंह ने अपना रोष प्रकट करते हुए ये कहा कि ये जो नए लोग आए हैं, जिनको रातों रात टिकट मिल गया, जिनको रातों रात जो चुनाव लड़ गए, उनकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। अब वहीं पर ही जितेंद्र कुमार यादव खड़े थे, उनको शायद उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो उन्होंने कहा कि भाई आप भी तो एक ना एक दिन नए, मतलब ऐसा तो है नहीं कि आप पार्टी में ही हमेशा रहे, एक ना दिन आप भी नए थे। तो इस पर उनके बीच में गर्मा गर्मी बढ़ी, वाद विवाद बढ़ा। और मैं बता दूं दर्शकों को कि मैंने खुद इंटरव्यू किया है जितेंद्र यादव का, और उन्होंने मुझे कहा कि वो लीडरशिप को कुछ कह रहे थे और जिसका मैंने विरोध किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुमको गोली मार दूंगा, जान से मार दूंगा, मीटिंग के अंदर सबके सामने। हालांकि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे तब तक बैठक में पहुंचे नहीं थे। ये उनके आने से पहले का घटनाक्रम मैं बता रहा हूं। और जितेंद्र यादव ने मुझे बताया कि उन्होंने, वो हक्के बक्के रह गए जब उनको ऐसा कहा गया। और उसके बाद वहाँ पर तारिक अनवर साहब जो सांसद भी हैं, उन्होंने बीच बचाव किया, अरे छोड़िए कोई बात, कोई प्लेटफॉर्म है इस तरीके, ये सब उन्होंने बीच बचाव करा के उसको ख़त्म किया। जैसे ही ये मीटिंग ओवर हुई, जैसे ही उनकी मुलाकात ओवर हुई, उसके बाद सीधे जितेंद्र यादव ने, माफ़ कीजिएगा, संजीव सिंह जो है, सीधे एयरपोर्ट वो निकल गए। और उन्होंने फिर एयरक्राफ्ट के अंदर घुसते हुए एक वीडियो बनाया, बिल्कुल जो आप देखेंगे जैसे हम एयरपोर्ट सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं। हाँ, उसके बीच में खड़े हैं वो जो वीडियो बनाया गया है, क्योंकि वो जानते थे कि क्योंकि 2 घंटे तक वो फिर अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो चाहते थे कि ये वीडियो मैं सर्कुलेट कर दूं। उसमें उन्होंने डिनाई किया कि मैंने ऐसा कोई तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, किसी को धमकी नहीं दी। लेकिन जितेंद्र यादव ने कहा कि मैंने प्रभारी को इन्फॉर्म किया है और ये एक कानूनी अपराध है, किसी को जान से मारने की धमकी देना, और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आप सोचिए, इतनी बड़ी बैठक हो रही है और वहाँ पर ऐसी घटना घट जाना। बाहर आकर जो विधायक जीत कर आए, एक विधायक का मैं आपको नाम बताता हूँ, एक विधायक हैं अबीदुर रहमान, वो चुनाव जीत के आए हैं इस बार विधायक का। उन्होंने खुला आरोप लगाया कि पैसे देकर वो टिकटें बेची गई हैं। अरे यानी कि कांग्रेस पार्टी के ही विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट्स ली वो सब पैसे देके ली गई। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला। वैसे एक ये राहुल, मैं बाइट बताऊं देते एक एजेंसी को उनके मुंह से अपशब्द भी निकल गए। सेनापति के आने से पहले सेना में बगावत हो गई, झंडे बुलंद अलग अलग। ऐसा ही होता है जब घर में सब ठीक नहीं होता है, तो इसी प्रकार से आप देखिए बर्तन ज़्यादा बचते हैं, पड़ोसियों को ज़्यादा मसाला मिलता है। तो ये घर की हालत स्थिति खराब है, और क्या है, क्या कह सकते हैं। हिमांशु जी, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा घर है एनडीए का, वो दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। सम्राट चौधरी को अब तो बंगला हो गया। अब कहाँ घर है, अब तो बंगला बन गया। कोठी एनडीए की जो कोठी है वो देखिए मजबूत होती जा रही है। सम्राट चौधरी, ऐश्वर्या, देखो सम्राट चौधरी क्योंकि कुशवाहा है उनकी कास्ट जो है, वो उससे आते हैं, और कोरी और कुर्मी, यानी नीतीश कुमार कुर्मी उससे हैं और कुशवाहा जो है कोरी हैं। तो लव कुश कहा जाता है इनको बिहार की पॉलिटिक्स में। तो नीतीश कुमार इसकी पॉलिटिक्स करते रहे हैं, फिर उन्होंने उसमें बाद में एडिशन किए। लेकिन सम्राट चौधरी ने पिछले 1.5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से स्मूथ ट्रांजिशन किए। 24 में वापसी के बाद से अब तक इलेक्शन तक उनका नीतीश कुमार के साथ बहुत अच्छा एक उन्होंने रिलेशन बिल्ड किया, क्योंकि वो जेडीयू से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, उससे पहले वो आरजेडी में भी रहे, तो उस पे रहे। और फिर ये एक मैसेज दिलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहिए। ये जेडीयू की तरफ से ये क्लेम आए अंदर से, जेडीयू के कुछ नेताओं के या भारतीय जनता पार्टी से भी एक अंदर से आवाज़। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो दोनों उप मुख्यमंत्री चेंज नहीं किए गए। आप कह रहे हैं अंतरात्मा की आवाज़ थी क्या ये? नहीं, अंतरात्मा की नहीं होती है ये। एक कॉलिशन में जब आप चलते हैं ना,
नीतीश कुमार क्योंकि मुख्यमंत्री थे तो वो 17 में जब एक बार फिर से एनडीए के साथ आए तो इसी चीज़ पे आए कि सुशील मोदी के साथ जो है वो सरकार में रहेंगे। 20 में ऐसा नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि नीतीश कुमार की उस वक्त ताकत जो है वो उतनी नहीं थी, तब वो 42 सीटें जीते थे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने गृह मंत्रालय ले लिया। नीतीश कुमार 20 साल से बिहार की जो राजनीति है उसमें सबसे बड़ी चीज किसी भी प्रदेश के अंदर ये होता है कि गृह मंत्रालय उनके पास होना चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंस, सारा सर्विलांस, ये सारी चीजें जो है उनके पास। तो ये छटकना, क्योंकि 2020 में भी ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी गृह मंत्रालय अपने लिए चाहती है, या जब भी आरजेडी के साथ भी वो गए तो आरजेडी ये चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस बार उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। उसका कारण ये है क्योंकि नीतीश कुमार की सेहत वैसे उतनी अच्छी नहीं है, हम सब जानते हैं, व्यूअर्स भी जानते हैं हमारे। और जब ये बातचीत चली, भारतीय जनता पार्टी ने क्लेम किया कि गृह मंत्रालय भी हमारा रहेगा और स्पीकर भी हमारा रहेगा। तो जेडीयू के 2 नेता वहां से रात को चार्टर प्लेन से आए, संजय झा और ललन सिंह। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जो वहाँ चुनाव प्रभारी थे उनसे मुलाकात की। तो ये हुआ कि देखिए, सरकार की चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संभालने के लिए अच्छा आदमी जो समझे, तो सम्राट चौधरी के ऊपर ये किया गया, फैसला हुआ। और उस पर नीतीश कुमार को मनाने की जिम्मेदारी जो है वो ललन सिंह और संजय झा ने निभाई। ये हिमांशु जी उसी मीटिंग में तय हो गया था। और ये यहाँ से गए गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मिलके, तो धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव के प्रभारी थे उन्हीं के साथ चार्टर में गए वहाँ। आए वो लोग अलग थे, धर्मेंद्र प्रधान उनके साथ गए, मुलाकात की। वहाँ पे भी नीतीश कुमार को समझाया कि ठीक है, टाइम है, ये आपको थोड़ी सी पावर्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज करनी चाहिए। तो उस डिसेंट्रलाइजेशन का ये एक प्रोसेस के रूप में देख सकते हैं। वाह, ये तो कॉर्डियल रिलेशन इतना कॉर्डियल हो गया कि सब कुछ, मतलब अब सब कुछ हमारा हो गया, मेरा तेरा कुछ नहीं रहा। नहीं, देखिए ये है ही है। आप और बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी रही है। 2014 में जब सरकार बनी थी हरियाणा में, तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री तो थे, लेकिन गृह मंत्रालय जो है वो अनिल विज के पास था। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती रही, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस के लिए, तो वो होता है। ये तो देखिए बड़ी खबर जो थी वो है बिहार। अब जो दूसरी बड़ा घमासान जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात करी राहुल, जो है कर्नाटका। देखो दूर से देखने में तो भाई बीजेपी को तो यही लग रहा है कि कांग्रेस के अंदर ही इतनी दिक्कतें हैं। भाई कुछ ही स्टेट्स हैं जो भी कांग्रेस के पास हैं, उसमें भी इतना ज़्यादा खुल के आ जाना। अच्छा, ट्विटर पे डेप्यूटी सीएम और सीएम के बीच में जिस तरीके का वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है, भाई एक कह रहा है प्रॉमिस किया था, दूसरा कह रहा है कि भाई प्रॉमिस जो है वो लोग जो चाहते हैं उससे नहीं क्लैश करना चाहिए। तो क्या वाकई में डीके शिव कुमार को प्रॉमिस किया गया था 2.5 साल? क्योंकि ये रिपीट ऑफ थोड़ा सा महाराष्ट्र टाइप लग रहा है, वहाँ पे भी एक प्रॉमिस किया गया था, ऐसा एक नेता अभी भी क्लेम करते हैं। देखिए, अब डीके शिव कुमार कहते हैं कि सिर्फ 5 लोग जानते हैं उसी के डील के बारे में, तो अगर मुझे पता है तो मैं भी उन 5 में से हूँ, तो मैं ऐसा तो क्लेम नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये बात सच है कि उस टाइम पर भी लड़ाई हुई थी एक तरीके से सीएम की कुर्सी के लिए, और अंतिम फैसला जो है फिर सिद्धरामैया जी के फेवर में लिया गया था। डीके शिव कुमार जी को डिप्टी सीएम के लिए संतुष्ट होना पड़ा। लेकिन देखिए, इसकी ना एक इसका ना बैकग्राउंड है, पटकथा। हाँ, इसकी बैकग्राउंड मैं बताता हूँ। इसकी बैकग्राउंड है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका के अंदर लगभग 21-22 दिन थी, और मैं 12-13-14 दिन वहाँ पर था। वो चामराजनगर से होती हुई मैसूर, मांड्या, ये पूरा टुमकुर, ये पूरा बेल्ट कवर किया था। राहुल गांधी ने एक रेस लगवाई थी। राहुल गांधी अक्सर ये करते थे, अपने तमाम जो जिस भी राज्य में जाते थे वहाँ पे एक छोटी सी रेस लगा लेते थे बच्चों के साथ में, नेताओं के साथ में। तो उन्होंने एक रेस लगाई थी, उसमें डीके कुमार और सिद्धरामैया की। वो बड़ा इंटरेस्टिंग विजुअल है वो। उसमें वो सब भाग रहे हैं,
और जाहिर है राहुल गांधी उस रेस में जीते क्योंकि राहुल गांधी इतने फिट हैं। लेकिन उसी समय पर ये क्लियर होने लगा था कि देखिए दोनों की एस्पिरेशंस हैं। इन दोनों में कौन जीता था रेस में? इन दोनों में नहीं, ये तो DK? नहीं, राहुल गांधी क्योंकि ज़्यादा तेज से हम तो राहुल गांधी के ऊपर फोकस थे, राहुल गांधी वो रेस जीत गए थे। DK शिव कुमार भी बहुत तेजी से भागे थे, हालांकि वो पूरा हाफ गए थे लेकिन वो बहुत तेजी से भागे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सबको ऐसा लग रहा हो कि रेस के एंड के अंदर कोई ना कोई प्राइज जो जरूर है। हमारे दर्शक जो विजुअलाइज कर रहे हैं इस पूरी रेस को वो समझ लेकिन पा रहे हैं। एक चीज है ऐश्वर्या, सत्ता में किया गया वादा, जब पॉलिटिक्स में ये होता है ना कि हम मिल बांट के चलाएंगे, कुछ समय आप चलाइए कुछ समय मैं चलाऊं, ये कभी पूरा नहीं होता है। नहीं होता। हाँ, वो मायावती कभी और बीजेपी का भी मायावती हुआ और था। भारतीय जनता पार्टी का एक एग्रीमेंट हुआ कि 6 महीने आप चलाइए 6 महीने हम चलाएंगे, फिर तय करेंगे। तो मायावती ने कहा जी मैं तो रिजाइन नहीं करती, उसके बाद सरकार गिर गई। ये अभी हिमांशु जी कहानी आप पूरी सुनाना। तो ये सत्ता का खेल है। ये देखिए ये बिल्कुल सही है कि देखिए 2.5 साल का जो फॉर्मूला है ये कभी इम्प्लीमेंट होता नहीं जो है। पहले होता है ना फिर वही जीतता है, वही फिर वो झूला झूल के रस्सी काट उसके पास देता पूरा है। सिस्टम होता है, फिर अब कोई नहीं उसके पास पूरा सिस्टम मुख्यमंत्री अगर कोई बन जाए उसका पूरा सिस्टम आ जाता है उसके हाथों में, उसको हटाना बहुत मुश्किल है। अभी की स्थिति क्या है मैं थोड़ा आपको बताऊं। वैसे जो आप बता रहे थे, आप थोड़े देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कनकपुरा का जो घर है DK शिव कुमार का, मैं वो घर पर भी गया हूँ। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बराबर में ही पास में एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी है रामनगर, जहाँ रामगढ़ वो शोले मूवी शूट हुई है, वही शूट हुई है। इकबाल हुसैन वहां से MLA हैं और वो DK शिव कुमार के कैंप के व्यक्ति हैं। वो अगर आप पता नहीं आप कभी जा पाए तो वो आपको सब दिखेंगे। वो अच्छा, मैं हो गया यार, क्योंकि अभी भी आप है हो गए? वैसा ही। इलेक्शन में सांबा था वाम्बा 24 नहीं है दिन। वहाँ पे अभी। हाँ, लेकिन वो लोकेशन है। सांबा और कालिया नहीं है वहाँ पर। रिजर्व है। गब्बर। बड़ा अच्छा है वो, अगर आप जाएं तो बड़ा हाईवे से है। और सांबा हाईवे के कालिया राइट तो साइड है, से लेकिन आप उनके आएंगे। नाम और शक्ल बदल गए हैं। कहानी उनको कुछ- राहुल। हाँ, अरे रुक, वापस आते हैं राहुल। हाँ बताओ। तो मैं उनके घर पर गया हुआ हूँ। वो काफ़ी उनका जो घर है काफ़ी पॉपुलर है। उनके घर पे इतने सारे लोग आते हैं उनको मिलने के लिए। उनके जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर उन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है, बहुत सारे लोग आते हैं। DK शिव कुमार की जो इलेक्शन मैनेजमेंट स्किल्स हैं उसका कायल तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं। चुनाव जीतने, यहाँ तक लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है अगर ज़रूरत पड़ी तो एक आध पार्टी को खुद ही तोड़ देगा। अच्छा, JDS BDS इनके लिए कहा जाता है नहीं, कि आप जो राहुल कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। आप देखिए राज्यसभा चुनाव हुए और उस व्यक्ति ने क्रॉस वोट भारतीय जनता पार्टी से करा दिया। ये बताइए जरा। हुआ था। यही हुआ वहां पे, 2 वोट कांग्रेस को ज्यादा पड़ गए। तो DK शिव कुमार की जो पॉलिटिक्स है ना, बाय हुक एंड क्रुक, वो ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं और साम दाम दंड भेद, उसको वो बहुत बेहतरीन तरीके से जानते तो हैं। फिर कांग्रेस इसमें तो उसका फायदा उठाती है उनका, लेकिन जब कुर्सी देने की बात आती है तो उस समय सबको बांटे हमको देखिए, डांटे टाइप हो जाता है। इसमें आप MLAs की भी जो राय होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कांग्रेस पार्टी की कहीं पर सत्ता आती है तो एक विधायक दल की बैठक होती है, दिल्ली से 2 ऑब्जर्वर्स जाते हैं, 2-3 ऑब्जर्वर्स जाते हैं, विधायकों से मिला जाता है, उनकी राय जानी जाती है, फिर एक रेजोल्यूशन पास कराया जाता है, हाईकमांड विल टेक कॉल, और फिर दिल्ली से फैसला हो जाता है। लेकिन विधायकों से राय ली जाती है और इसमें कतई 2 राय नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो ज़्यादातर विधायक थे वो सिद्धरामैया के पक्ष में थे। तो विधायकों में उतने विधायक पॉपुलर तो नहीं है फिर जितने जनता में जनता में। पॉपुलर हैं। कौन? DK शिव DK कुमार। शिव कुमार। DK शिव कुमार के पास आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो प्लस पॉइंट है वो इलेक्शन मैनेजमेंट है। और उनकी एज भी कम है। देखिए वो सिद्धरामैया से छोटे हैं तो उनका ज़्यादा राजनीतिक सफर है, तो वो ज़्यादा उनकी पहुंच है, आउटरीच है लोगों में, विधायकों में। DK शिव कुमार की कम है अगर उस तरीके से अगर आपको ऑनेस्टली अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन DK शिव कुमार के साथ में कुछ आप कहिए माइनस भी हैं। वो ये है कि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो कलिंगा कम्युनिटी है। वो एक लैंड ओनिंग कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर। वो कलिंगा। अब देखिए, आप राजनीति कर रहे हैं SC ST OBC की, और आपके तीनों मुख्यमंत्री जो हैं वो अपर कास्ट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू राजपूत ठाकुर,
रेवंत रेड्डी, रेड्डी अपर कास्ट, और यहाँ पर एकमात्र आपका ओबीसी चीफ मिनिस्टर, आप उसको हटा देंगे। ये कोई आसान, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दर्शकों को, ये बहुत मुश्किल कॉल है। अच्छा, कई चीजें तो इसमें, कई combination बहुत है। सारे एंगल्स हैं इसके अंदर। उसमें सीधा रमैया जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है। वो कुर्बा कम्युनिटी से आते हैं, और क्योंकि वो जेडीएस से आए थे 2006 में, और उन्होंने अपनी एक बड़ी पैठ बनाई यहाँ पे, और उनकी कोशिश ये रहती है जब टिकट्स मिले तो उनके जो समर्थक लोग हैं, लीडर्स हैं, उनको ज्यादा टिकट्स मिले। ये वो बहुत फोकस्ड वे में करते हैं। डीके शिव कुमार क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष भी हैं, अभी भी हैं, और चुनाव में भी थे, तो डीके शिव कुमार ने संगठन नहीं छोड़ा अभी तक, शायद नहीं अभी तक हैं वो। और डीके शिव कुमार का क्योंकि चुनावी मैनेजमेंट, जैसे राहुल भी बता रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मैं आपको फिगर्स बताऊं, 2008 के मैं अभी देख रहा था, उनके लगातार नंबर्स बढ़ते हैं हर इलेक्शन में 75% से ज्यादा वोट शेयर लिया है उन्होंने इस बार। और बाकी जो जेडीएस और एक और कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के, आर अशोक, जो अभी एलओपी हैं, वो 2 सीट से चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई। एक सीट पे जमानत जब दूसरी पे जीते, और उससे एलओपी हो गए। आप उससे अंदाजा लगाइए कि डीके शिव कुमार की अपनी विधानसभा में किस तरीके की पकड़ है। ये पकड़, और डे बाय डे उनके नंबर्स बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो जब से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके नंबर्स जो है ना, जीत के वो बढ़ते रहे, कम नहीं हुए। कम नहीं हुए। सीआर पाटिल, उनके नंबर्स जब से उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया है, वो आज तक नंबर बढ़ रहे हैं। ओम बिरला चुनाव मैनेजमेंट अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार उनके नंबर बहुत कम हो गए, 40,000 के करीब मार्जिन आया। हर्ष सिंघवी सूरत से आते हैं, उनके नंबर्स हमेशा बढ़ रहे हैं। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट का भी एक तरीका होता है कि आप अपने वर्कर्स को, वहाँ की जनता को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, और उनकी चीज़ों को, जो भी काम है छोटे बड़े, उनको कैसे मैनेज करते हैं। तो इसमें डीके शिव कुमार को महारत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें ये बताओ राहुल, हम जो खबर सुन रहे हैं एज एन आउटसाइडर, भाई एमएलएज आए, किसी कोई कह रहा है शादी का न्योता देने आया था, कोई कह रहा है ऐसे ही मिलने आया था, है लाल किला घूमने आया था। तो ये तो हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में ये सब बातें तो कई सुनी होती हैं। आप घर भी किसी के जाते हैं ना, कि पर्सनल रिलेशन है जो कहा जाता है। तो ये कितना दबाव डीके शिव कुमार के लॉयलिस्ट बना रहे हैं, और क्या वाकई में जो पार्टी हाईकमांड है, क्योंकि देखिए सबसे एस्टॉनिशिंग जो स्टेटमेंट आया वो आया मल्लिकार्जुन खड़गे से। उन्होंने भी एक जगह बोल दिया कि पार्टी हाईकमांड तय करेगी। तो इस बात का थोड़ा मजाक भी बना। नहीं, ये देखिए, ये तो क्या अगर आप जेपी नड्डा जी से पूछिएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि मैं फैसला करूंगा। वो ये पार्लियामेंट्री बोर्ड। और बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हाईकमांड का मतलब मैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो आई थिंक जो आप बोल रहे थे कि जो विधायक आए थे, मैं उन विधायकों से खुद मिला, हालांकि उन्होंने बाइट ऑन रिकॉर्ड बात करने से मना कर दिया। मैं उनके पास बैठा। और फेयर क्या बोला? हाँ, और फेयर, बिल्कुल सही। और फेयर क्या बोला? उन्होंने मुझे बताया, नेता और फेयर, विधायक और फेयर। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए, आप अगर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अगर आप तथाकथित वादा जो है वो पूरा नहीं करेंगे, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि जाहिर है ज्यादातर बातचीत अंग्रेजी में होती है, तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, केओस, कि केओस बढ़ जाएगा। शायद वो कुछ ऐसा कुछ ना करे कि वो पार्टी तोड़ दें या बाहर चले जाएं, ऐसा तो वो नहीं कर, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा सबके लिए, उथल पुथल मच जाएगी, एम्बैरेसिंग हो जाएगा। एक विधायक वहां से खड़ा होकर बयान दे देगा, एक विधायक वहां से खड़ा होकर बयान दे देगा, पूरा स्प्लिट हो जाएगा। तो आपको उनको बनाना पड़ेगा। और उनका ये भी, अब ये तो उनका क्लेम है, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए उनके पास 51 विधायक है डायरेक्ट सपोर्ट डीके शिव कुमार के पास, और उनके पास 20 विधायक और है इनडायरेक्ट सपोर्ट। तो 71 उनके पास विधायक हैं। अब नहीं है या नहीं है वो तो बाद में, लेकिन वो ऐसा क्लेम करते हैं। अच्छा, उनका ये कहना है कि देखिए, सिद्धरामैया की लीडरशिप में अगली बार हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 28 का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। क्यों नहीं जीत पाएंगे? एक तो सिद्धरामैया साहब की एज एक फैक्टर है, और उनकी कैबिनेट को लेकर एक परसेप्शन बन गया है कि उनकी कैबिनेट के अंदर कुछ मंत्री भ्रष्ट हैं। अच्छा, ये बात सच है। अब मैं आपको बताता हूँ कि होने वाला क्या है। 30 तारीख को कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रैटेजिक ग्रुप की मीटिंग है।
ठीक है। जिसको चेयर करेंगी सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी। उस मीटिंग के अंदर दोनों एलओपीज मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मौजूद होंगे। उस बैठक के अंदर कर्नाटका को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। अच्छा मैं वही बता रहा हूं, पार्लियामेंट सेशन पे के लिए चर्चा है ना। ठीक है। उस मीटिंग के बाद एक जनरल प्रैक्टिस है, एक ट्रेडिशन है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट सीपीपी से अलग से मिलते हैं। जब तमाम मतलब वो एकांत में मिलते हैं और उसमें राहुल गांधी होते हैं, किसी वेणुगोपाल होते हैं, नहीं होते हैं, ये एक वो होता है, लेकिन मिलते हैं। ये पहली मुलाकात होगी, आप ये कह सकते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की जब से ये क्राइसिस शुरू हुआ है। तो ऐसा हमको जानकारी मिली है कि उसके अंदर एक क्लैरिटी पार्टी को मिलेगी आगे क्या करना है। राहुल गांधी जितना हम समझते हैं उनको, वो शायद अपने आप को इस पूरे मामले से रिक्यूज कर लें और बोले कि भाई आप कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, आप फैसला करिए। कांग्रेस प्रेसिडेंट भी इसको अपने आप को इसकी बोलेंगे कि यार मैं तो इसी स्टेट से आता हूं, मैं क्यों पार्टी बनूं इनका या इनका, तो मैं भी नहीं लूंगा कोई कॉल। तो फिर ये पूरा मैटर जाएगा मैडम के पास, सोनिया गांधी जी से पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए कि क्या करना है। अच्छा, वो भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कहेंगे कि इसको बना दीजिए उसको बना दीजिए, तो मात्र एक आध लाइन कोई कहेंगे कि नहीं इन्होंने बड़ी मेहनत की है, नहीं इनका आखिरी चुनाव है, ऐसे करके कुछ वो एक आध हिंट आपको देंगी, एक डायरेक्शन आपको देंगी। और उसके बाद फिर मल्लिकार्जुन खड़गे इन लोगों को दिल्ली बुलाएंगे और दिल्ली बुलाने के बाद बिठाकर इसका फैसला होगा। एक बात तय है कि डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर सिद्धारमैया बने रहे तो 28 के अंदर हम सत्ता में नहीं आएंगे। तो या तो आप सिद्धारमैया को रखिए एज ए मुख्यमंत्री, या आप 28 के बाद अगली बार सत्ता में आने की सोचिए। इतना क्योस होने वाला है अगर नहीं संभाला गया इसको एज पर देम, कि बहुत मुश्किल होगा। और कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कहावत भी है कि ठंडा करके खाती है कांग्रेस। इतना ठंडा मत करिए कि साहब वो बर्फ बन जाए। हाँ, बर्फ बन जाए। बर्फ बन जाए। ये एक बड़े नेता ने कहा था कि भाई इतना भी ठंडा मत करिए कि ये बर्फ बन जाए। नहीं, कर्नाटक की जो पॉलिटिक्स है ना, वो कांग्रेस के, अगर आप प्रोस्पेक्टिव से, अभी राहुल ने बताया, यही भारतीय जनता पार्टी की है। और सिद्धारमैया और येदियुरप्पा की एक दोस्ती है अंदर खाने। अच्छा, कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा समय पे। अच्छा समय पे। ऐसी दोस्ती तो राजस्थान में दोस्ती भी है। राजस्थान में भी कहते हैं नहीं, ऐसी दोस्ती राजस्थान में ये वर्चुअल उनको मालूम है। और देखिए, दोनों ही लीडर की एज हो चुकी है। उनको क्या सबको मालूम है। और येदियुरप्पा आज भी, क्योंकि सॉरी हम लोग डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की बात करें, येदियुरप्पा ने आज भी अपना स्टेक लगा रखा है वहाँ। अच्छा, कि या तो मेरा बेटा अध्यक्ष बनेगा या एलओपी, अध्यक्ष दोबारा बनाइए, नहीं तो एलओपी। और 1.5 साल तक, हम हरियाणा को एग्जाम्पल देते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल तक 2 विधानसभा सत्र जाने तक वहाँ एलओपी तय नहीं किया था। क्योंकि उनका यही स्टेक था, जो हमको छनकर जानकारी आती थी कि येदियुरप्पा कहते थे मेरा बेटा या तो एलओपी बनेगा या प्रदेश अध्यक्ष, बताइए। अच्छा, पार्टी को बोलते थे आप बताइए। हाँ, क्योंकि उनका स्टेक है वहाँ। उनका जो वोट बैंक है वो लिंगायत है, और लिंगायत वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। बड़ा, अब 16% के करीब इन्फ्लुएंशियल है, उसके आसपास ही उनका वोट बैंक है। और जो आज कर्नाटक में हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी में भी हुआ है। 2008 में जनार्दन रेड्डी वो आ गए कि हटाइए, लाइए। विधायक गोवा चले गए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोवा चले गए, हटाइए। नहीं हटाया। येदियुरप्पा रो लिए कि शोभा करंजे को मंत्री पद से हटाना है, और हटाना पड़ा। फिर वहां से वैष्णो देवी गए दिल्ली से वो। और एक समय ऐसा आया कि येदियुरप्पा को जब हटाने के लिए कहा गया कि आप हटिए, कमान दीजिए किसी को, तो उन्होंने कमान सौंपी थी ये सदानंद गौड़ा। फिर उनको हटाया कि ये ठीक काम नहीं कर रहा है, वो करेगा। फिर जगदीश शेट्टर को मुख्यमंत्री बनवाया। और जगदीश शेट्टर से भी जब उनको लगा कि मेरी कमांड नहीं है, पार्टी तोड़ के 2013 में चुनाव लड़ा अलग से, और 10% के खिलाफ के करीब जो है उन्होंने वोट शेयर लिया। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 108 या 10, मतलब 112 बाई इलेक्शन वगैरह सब मिला के 40 पे आ गई। ये कर्नाटक में है। वहां आपको हाई कमांड को ये देखना पड़ता है कि किसकी तरफ क्या है, और बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है।
जनार्दन रेड्डी नाराज होके आ गए थे। आडवाणी जी का बर्थडे था, सुषमा स्वराज के बड़े करीबी थे और सुषमा जी ने उनको कहा कि भाई मैंने पार्टी में आडवाणी जी वगैरह को एक मैसेज दे दिया है कि आज ये जो मसला है इसको रिजॉल्व करना है आडवाणी जी की बर्थडे वाले दिन। हिमांशु, और मैं जिस कमरे में सुषमा जी बोल रही थी अपने, उसके साइड में बैठा हुआ था 2008 में, और उन्होंने इंस्टेंट कहा कि आज ये तुम दोनों को बुलाऊंगी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, येदियुरप्पा और तुम दोनों हाथ मिलाओगे। सुषमा जी आडवाणी जी के घर गई, मैं वहीं खड़ा था, तो मैंने कहा मैडम जनार्दन रेड्डी कह रहे हैं कि आपको वो माँ मानते हैं, छोटी माँ। तो उन्होंने कहा हाँ मैं उनकी माँ हूँ और मेरा कहाँ मानेंगे, और फिर उस दिन दोनों का पैचअप हुआ। तो दैट इज, ये वहाँ की पॉलिटिक्स है। पावर्स के लिए टसल्स आपको देखने और टकराव मिलेंगे, चाहे वो जेडीएस हो या जेडीएस भी जब सत्ता में रही है वहां पे भी। आप देख लीजिए 2018 के रिजल्ट, जेडीएस को मुख्यमंत्री बना दिया था कांग्रेस ने कि चलिए आप आइए कुमार स्वामी, और फिर टसल थी वहां पे। हिमांशु, एक बार जो कांग्रेस की सरकार गिरी थी वहाँ कर्नाटक में, और सुप्रीम कोर्ट रात को यहाँ पर सुनवाई करके और ये कहा कि भाई शक्ति परीक्षण कराओ, धर्म सिंह की सरकार, क्या उसमें भी इन दोनों नेताओं की जोड़ी का कुछ असर था क्या? नहीं, बिल्कुल, मैंने आपको कहा तभी उसी दरमियान जो है सीतारामैया ताकतवर हुए थे और वो कांग्रेस गए थे। ये ना पॉलिटिक्स वहां की बहुत ऐसी है कि सब एक दूसरे से बात भी करते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं, और जरूरत पे है सबका खेल वहां। तो येदियुरप्पा जब मुख्यमंत्री बने हैं 2019 के चुनाव के बाद, क्योंकि सरकार गिर गई, जेडीएस के कुछ विधायक गए जो लिंगायत कम्युनिटी से थे, कांग्रेस के कुछ विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी में गए और वहां सरकार बनाई। तो ये जो खेल है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां पे। ये कोई एक पार्टी का नहीं है, वहां सारी पार्टी का। जैसी सत्ता में आएंगे तो स्टेक होल्डर्स कहेगा भाई मेरा भी टाइम है। और मैं आपको क्योंकि अभी कह रहा था, आपने कहा कि बताना, जब भी वादा करते हैं ना 2.5 साल ये या 6 महीने का, मायावती का मैंने आपको बताया, उसके बाद मायावती ने फिर से 2003 में सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर, फिर नहीं बनी। तब भी 2.5 साल का ही तो था। हम सबके सामने ताजा एग्जांपल है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे ये क्लेम करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था 2.5 साल की शेयरिंग होगी, इसीलिए उद्धव ठाकरे जो है वो महाआघाड़ी में गए और आज भी हैं, और उनकी पार्टी टूट गई वो एक अलग चीज है, सारी चीजें। लेकिन ये टकराव की स्थिति आएगी, क्योंकि आप कहेंगे मेरा 2.5 साल है, वो कहेंगे मेरा है। छत्तीसगढ़ में हुआ था, टीके क्या नाम था उनका, टीएस सिंहदेव, उनको बाद में उप मुख्यमंत्री बनाया आपने। तो ये टकराव होता है, क्योंकि एक स्तर के नेता जब रहेंगे तो कहेगा भाई मेरा भी स्टेक है, आपने कहा था। और इसीलिए डीके शिव कुमार ने आज तक संगठन नहीं छोड़ा। मैं अभी कह रहा था, आप देखिए ना 2 पोस्ट पे हैं, वो उप मुख्यमंत्री भी हैं। मेरे पे किस्सा है इस बात को लेके, बताइए। बताओ अंकित भाई, किस्सा सुन ले जरा। तो हमारे प्रोड्यूसर अंकित जो है वो थोड़ा इशारा कर रहे थे, तब हम उनसे अनुमति ले चुके हैं। अभी हिमांशु जी ने कहा है कि उनके पास संगठन है, वो पीसीसी प्रेसिडेंट है और वो लगातार कार्यकाल जो है उनका जो है ओवर होने के बाद एक्सटेंड हो गया। तो दिल्ली के अंदर मुझे एक नेताजी मिले और वो एक पूरी मोटी फाइल लेकर कर्नाटक भवन में मेरे को मिले थे, मोटी फाइल लेकर घूम रहे थे। मैंने कहा ये क्या है? बोला हम डीके शिव कुमार को हटाने के लिए आए हैं दिल्ली, और ये पूरी फाइल है उनके खिलाफ वाली। और उसमें देखिए उन्होंने मुझे एक नोटिफिकेशन दिखाया है रिलीज कांग्रेस पार्टी का, जिसमें लिखा हुआ है, बोलिए कब तक ये पीसीसी प्रेसिडेंट बने रहेंगे, हटाइए इनको। तो देखिए रिलीज में साफ साफ लिखा हुआ है, एआईसीसी की रिलीज में, कि डीके शिव कुमार विल कंटिन्यू एज कांग्रेस प्रेसिडेंट कर्नाटका केपीसीसी टिल लोकसभा इलेक्शंस। तो उन्होंने कहा लोकसभा इलेक्शन तो हो गए, अब हटाइए इनको। अब क्यों है? हाँ, अब क्यों? तो मैंने कहा कि उसमें देखो ये नहीं लिखा कौन सा वाला लोकसभा, 24 है या 29 है, ये तो फिर सभी के प्रस्ताव पे है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो है जेपी नड्डा को 24 के इलेक्शन तक ही तो वहाँ, अच्छा वो भी ये तो पॉलिटिक्स है ना, चल रहा है। तो सब नाराज हो गए, फिर वो चले गए। राजस्थानी में कहावत है कि ऊपर चढ़ के देखो, घर घर ओई लेखो,
सब घर में मिट्टी के ही चूल्हे हैं, तो सारी पार्टियों में यही ऐसा हाल ही है। तो ये इसी सत्ता पे- जहां होगी हाँ। और जब एक स्तर के वहाँ लीडरशिप जुगाड़ होगी वहां आवाज आएगी, और 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे नहीं, तो फिर बर्तन क्या वो। तो ये सत्ता है, यहाँ यही होना है। लेकिन हमारे पास इस समय आ चुका है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें। आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स अफेयर। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बातचीत करेंगे कि किस तरीके से जो एक शब्द आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इस समय, वो है BLO। तो आखिरकार SIR क्या है, TMC चुनाव आयोग पर क्या उंगली उठा रही है, और आने वाला जो सत्र है उसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। बट उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अगर मैं माफ़ी के साथ पूछूं, इस उम्र में क्यों ख्याल आया कि साइकिल उठा के यात्रा करनी चाहिए? मुक्त बेटा है मेरा, तो उस वर्ल्ड कप जीता उसके बाद कई फंक्शंस होते थे। हाँ, बता दूं मैं, गुड़गांव में- क्रिकेटर उन्मुक्त चंद, गुड़गांव में किसी फंक्शन में विराट ने उसको एक साइकिल दी थी, और वो विराट कोहली ने दी थी। उसको मैंने ठीक करा के बिगनर्स राइड स्टार्ट की। 2 लाख की साइकिल में क्या होता है सर? आपके वो 36 टायरों वाले जो ट्रक लॉजिस्टिक अपना जो लेके चलते हैं, वो जब चलते थे उनकी हवा से साइकिल उड़ जाती थी। कुछ कान में गाना वाना बजाते हैं, नहीं बजाते हैं, क्या करते हैं? जब आप बाहर निकले हैं कुछ देखने के लिए और सुनने के पर लिए, कितनी और देर आवाज़- देखोगे आप? नहीं मान लीजिए पहाड़ी चल रहा है पिछले 2 दिन से 3 दिन से एक जैसा। कब कहोगे सूरज निकल रहा है, ढल रहा है, वही रोज क्या वही रोज सूर्योदय देखते हो? यस यस। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स अफेयर। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अब बातचीत करेंगे SIR की और BLO की, क्योंकि अमूमन आप लोगों ने या तो न्यूज़ चैनल पे BLO का नाम सुना होगा, या आप अगर अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में भी ज़्यादातर फ्रंट पेज के ऊपर आपको ये BLO जो है ये वर्ड लिखा हुआ दिखेगा। अब BLO आखिरकार है क्या, और इतनी ज़्यादा जो सियासी जो रायता फैल चुका है BLO को लेके। अब मैं और संजय जी हम दोनों इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये रायता फैला क्यों है। शुरुआत हुई बिहार से, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी और RJD ने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ कहा और कहा कि जिस तरीके से SIR किया जा रहा है ये गलत है। TMC की बात करें तो वेस्ट बंगाल में चुनाव आने वाला है। DMK तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि SIR की जो प्रक्रिया है उसको रद्द कर देना चाहिए। संजय जी, पहले आपसे जानना चाहूँगी कि ये SIR की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग बहुत साफ कहता है कि प्योर इलेक्टोरल लिस्ट हमें चाहिए, क्योंकि देखिए हमने भी अपने आसपास देखा है, हम सभी ने देखा है, डबल वोटिंग हो जाती है, कई बार ऐसा होता है। कई बार आपने देखा है कि नाम एक जगह नहीं कई जगह होते हैं, लोग मूव कर जाते हैं, पीछे से कटाना भूल जाते हैं, नई जगह वोटर ID कार्ड बनवा लेते हैं। तो एक क्लीन इलेक्टोरल रोल जो वहाँ रहते हैं उन्हीं लोगों के लिए, उन्हीं लोगों को इजाज़त होनी चाहिए कि वो वहाँ पे वोट करें। सर, देखो, इसमें- इलेक्शन कमीशन का क्या कहना है? इलेक्शन कमीशन का तो ये कहना है कि ये सही ये दावा करते हैं कि इलेक्टोरल रोल है, जो वोटर लिस्ट है वो पूरी शुद्ध होनी चाहिए। लेकिन वहीं इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि कोई भी माई का लाल, किसी का भी बाप इस पूरी लिस्ट को ये दावा नहीं कर सकता कि ये शुद्धतम है, क्योंकि हर मिनट हर सेकंड 2 आदमी औसतन इलेक्टोरल रोल में जुड़ रहे हैं, और हर पल कोई ना कोई मर रहा है, तो वो लोग फिर उसमें से डिलीट भी हो रहे हैं, लोग शिफ्ट भी करता होगा। शिफ्ट भी कर रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये सतत चलने वाली प्रक्रिया। इस पर इलेक्शन कमीशन के एक बड़े अफसर हैं, वो एक किस्सा बताते हैं। बोले, अच्छा ये बताओ, डॉक्टर बड़ा या इंजीनियर? तो हम लोगों ने कहा, जी आप इंजीनियर हैं तो इंजीनियर ही बड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, डॉक्टर बड़ा है। हमने कहा क्यों? बोले, अब देखो आपकी गाड़ी खराब होती है तो आप उसको इंजीनियर के पास ले जाते हो, मिस्त्री के पास। मिस्त्री कभी इंजन खोलता है, कभी इंजन बंद करता है, कभी स्टार्ट करता है, फिर वो देखता है कि बीमारी कहाँ है, फिर वो गाड़ी को बंद करता है, फिर उसके बाद उसको ठीक करता है, फिर दोबारा स्टार्ट करता है, फिर लगता है कि हाँ हो गया। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चलती हुई मशीन में इलाज करता है। हार्ट चल रहा है और उसको हार्ट चेंज भी करना है, वो इंजन बंद नहीं कर सकता है। तो आप समझ लीजिए, इलेक्शन कमीशन चलते हुए SIR में सब कुछ चल रहा है, कभी रोक के नहीं करता है, तो वो कितना मुश्किल काम है। जैसा डॉक्टर का काम है वैसा हमारा काम है। नहीं तो वो- ये तो मतलब चीज़ हो गई अपनी। बट इसमें SIR की प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम शुद्ध रूप से चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे तो ये लगता है कि कानून अपनी जगह लिखा हुआ है, किताबों में है, लेकिन कानून को लोग कहते हैं ना दुनिया मेरी जेब में टाइप,
तो कानून को जेब में रख के भी काम चल रहा है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा भी था कि आप हमेशा कहते हैं कि BLO को घर घर जाना चाहिए, क्या घर घर जाना मैंडेटरी है, या वो किसी एक जगह बैठ के किसी थड़े पे, अड्डे पे, किसी बूथ में जहां बूथ बनता है चुनाव का, क्या वहीं बैठ के काम निपटा दे तो चलेगा? तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ये नहीं कहा कि घर घर जाना ही होगा। उनका ये कहना था कि बस ये सारा काम पूरा करने के लिए जो भी प्रक्रिया सही हो, घर जाने में कई बार ऐसा होता है कि आदमी सुबह निकलता है दिहाड़ी पे और रात तक आता है, तो BLO कितनी बार आएगा? 3 बार तो कम से कम उसको जाना है। तो ऐसे में अगर कोई एक जगह है तो वहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। किस्सा ये हुआ कि एक साहब, और ये इलेक्शन कमीशन के एक बहुत बड़े अधिकारी ने बताया, जो ये सोसाइटियां होती हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां, अब कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियां ऐसी होती हैं जो BLO को घुसने नहीं देती हैं अंदर। अच्छा। हाँ, वो बोलते हैं कि तुम घर घर जाके यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिंग ऑल द डोर बेल, कि सबको बुलाओ और परेशान करो। बोले तुम हमें दे जाओ, सबको परेशान करना, कहीं महिला के लिए, कहीं बच्चा है, नो वी विल नॉट अलाउ। तो वो अपने सोसाइटी के ऑफिस में बुला लेते हैं। अच्छा। और वहीं कहते हैं कि हम अपने ग्रुप के हिसाब से उनको मैसेज भेजेंगे और लोग यहाँ आके करेंगे, यहीं से तुम लेके जाओ, तुम्हें अंदर नहीं आना है। ये तो वायलेशन हुआ। वायलेशन है। BLO को या तो वहां कैंप लगाए, वो सोसाइटी ऑफिस में बैठे, आप किसी को पेपर दे जाएं, वो फिर आपको दे, ये हाँ, तो बोले मतलब आप कि समझिए जब कि भर के कितना आप दे बड़ा- जाओ फिर हाँ। तो उस आदमी ने क्या किया, ट्वीट कर दिया कि BLO के नाम से, और उसने DM को भी उसमें वो कर दिया, और उसने लिखा कि मैं घर पे आके मेरे से साइन करा के जाओ, और दिस नॉट एक्सेप्टेबल, और ये वो। उसके नीचे सोसाइटी का जो प्रेसिडेंट था उसने लिख दिया कि हम अलाउ नहीं करेंगे ये वो। अच्छा, वहाँ लड़ाई हो रही है ट्विटर लड़ाई पे। हो रायता गई। फैल गया, और वो ट्विटर उन बड़े अफसर के बेटे ने उनको दिखाया और बोला कि अरे डैडी ये क्या हो रहा है। बेटे या बेटी? बेटे ने, डैडी ये क्या हो रहा है। आप तो भी उन्होंने जानते हैं देखा, उनको? उनको भी मतलब इंटरेस्ट आया कि भाई ये तो ऐसी लड़ाई है। SDM साहब ने लिख दिया कि हम BLO को आपके घर भेज रहे हैं, अच्छा। और वो आके आप परेशान मत हो। BLO फिर पहुंचा वहां। अब सोसाइटी वाले फिर उनको घुसने ना दे रहे, बोले नहीं। उसके बाद फिर उस आदमी को खबर मिली, फिर जाके वो हुआ, फिर उसने लिखा कि थैंक यू SDM साहब, आपकी वजह से सारी चीजें हो गई। तो इस तरह से मामला, मतलब लेकिन- एक के लिए SDM तक इन्वॉल्व, इतना हाँ। मुश्किल करा हुआ, मतलब। क्योंकि वो रायता फैलने लग गया ट्विटर पे, सब लोग लिखने लग गए कि ऐसे ही करते हैं, ये संजय वैसे ही जी- करते हैं। संजय जी, सवाल ये है, मैंने बहुत पहले भी कहा था जब SIR को लेके, आप ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आपको दिल चलते हुए में ही दिल का इलाज भी करना है ना। बिल्कुल। तो जो चलती हुई प्रक्रिया है आपकी, SR आप हमेशा करते हैं, हर साल जनवरी में एक रिपोर्ट आती है। हाँ, 20 लाख लोग 2003 से 25 तक मर गए। तो वो जो SR जिन्होंने किया है, जो बिहार सरकार में वो मरे हुए BLO लोगों को क्यों थे, नहीं छांट पाए? वो इतने 22 सालों में जो ये नहीं छाट पाए, वो SIR ने किया। तो फिर उस SR में जो पैसा लग रहा है, जो सैलरीज दी जा रही हैं, वो क्यों दी जा रही हैं? आप ये मैंडेट कर दे चुनाव आयोग कि हर चुनाव से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले हम SIR कराएंगे। अब चुनाव आयोग का ये कहना है कि अब ये भी चुनाव आयोग ये भी कहता फिर है, SR की प्रक्रिया को आप बंद कर दीजिए। कितने लोग जो है मृत्यु प्रमाण पत्र लेते हैं? हाँ, सुनिए, पंचायतें तो मैं वही देती हैं कह ना। रहा हूं, सुनिए। बताइए। मैं फॉरेन चला गया, मेरा वोटर यहाँ है, मैं वहाँ 10 साल 15 साल से रह रहा हूँ, मेरा यहाँ लिस्ट में नाम है। इसी की ये बहुत सी ऐसी चीजें हुए हैं जिन पे आप अभी भी बहुत काम होना, मुझे लगता है, बाकी रहेगा। लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट हैं हिमांशु जी। मैं आपको बता रही हूँ मेरा पर्सनल किस्सा। 10 दिन पहले मेरी मदर का फ़ोन आया। इस समय यूपी के अंदर SIR की प्रक्रिया चालू है, यानी कि अलीगढ़ में भी हो रहा है। BLO हमारे घर आया। ऐश्वर्या पालीवाल कहाँ रह रही हैं? ऐश्वर्या पालीवाल अलीगढ़ में तो नहीं रह रही, वो रहती है नोएडा में। अच्छा, मेरा वोटर ID एक ही है, वो है अलीगढ़ वाला। मैं अलीगढ़ जाके मतदान करती हूँ। तो उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे और मेरी मदर को वो लिस्ट दिखाई जिसमें मेरा नाम नहीं है। तो मेरी मदर ने मुझसे मेरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, मेरी पासपोर्ट की फ़ोटो, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगते हैं, आधार कार्ड, वो सब मैंने फ़ोटो खींच के उनको भेजी। उन्होंने उसको भेजा, और अब वो जो रिवीजन हो रहा है उसके अंदर मेरा नाम वहाँ से दे विल मेक श्योर कि अगर वो वहाँ कट गया है तो वहाँ पे वो ऐड हो जाए। कहीं और मेरा वोट नहीं है,
तो ये कहना कि बीएलओ अपना काम नहीं कर रहे हैं, आप ये ठीक बोल रहे हैं कि लोग मूव कर जाते हैं, उसका जो क्लीन अप है वो नहीं हो रहा है। एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें इन्होंने मैंडेटरी किया है कि आप घर घर जाइए, बट हाई राइज के अंदर ये दिक्कत हो रही है, लोग उन्हें एंट्री नहीं दे रहे हैं। भाई अलीगढ़, बरेली, आगरा, अपने जो बाकी छोटे शहर हैं वहां तो बीएलओ वहीं रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लेना चाहिए, हाँ, पुलिस का साथ आपको लेना इसीलिए चाहिए। एसडीएम को ट्वीट वगैरह हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन इसीलिए का, और एसडीएम जा दूसरा रहा है। बीएलएज सबसे बड़ी समस्या इस पे हो रही है। कई पार्टियों के पास तो सफिशिएंट बीएलए नहीं है, बूथ लेवल एजेंट अपने, जो उनके साथ जाएं और सारी चीजें देखें। प्रक्रिया में उनको भी उतना ही सहभागी होना है जितना बीएलओ को होना है, बूथ लेवल ऑफिसर को। लेकिन समस्या यही है कि बीएलए कर क्या रहे हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब लोगों को इतनी दिक्कत आ रही है। अभी हमारे प्रोड्यूसर अंकित भी बता रहे थे कि इनके इलाके में वो लोगों को दस्तावेज लेने के लिए और दस्तावेज निकालने के लिए 100 रुपये 150 रुपये मांग रहे हैं। और जो बिना पढ़ा लिखा तबका है, जो गांव के गरीब गुरबा हैं, जो बिल्कुल पिछड़े सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उन सारे लोगों को ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनके यहाँ तो हो गया एसआईआर पहले ही। नहीं, उत्तर प्रदेश का है ना? उत्तर प्रदेश का भी चल रहा है। मुझे लगा बिहार से। मऊ की तरफ। मैं तो दिल्ली में पहले मयूर विहार रहता था, वहाँ मेरा वोटर था। और जब मैं इस वर्ष वोट करने गया तो मेरा वोट नहीं था वहाँ। नहीं था? क्या नहीं था? और अब मैं एक दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हूँ तो वहाँ पे भी नहीं है। आपका बनवाया जाएगा हिमांशु जी, आपका आपका ये बनवाया मेरी- जाएगा। मेरी पत्नी वोट कास्ट करने गए Priority पे, पिछले वाला priority पे। तुमने और उन्होंने कहा कि हट गया। पिछले वाला तुमने कटवा दिया जहां से शिफ्ट अरे हुए हमने थे। नहीं कटाया भाई, वो वो check खुद किया ही होगा। खुद ही कट गया। खुद ही कट गया होगा। कांग्रेस विल गेट इन टच तो विद जरूर हिमांशु के पीछे कोई वोट कटवा है जो वोट कटवा रहा है। नहीं, हम वहाँ नहीं रह रहे हैं, हम दूसरी जगह शिफ्ट फॉर्म 6 लेकिन भर के वो और शिफ्ट कराना सॉरी फॉर्म 6 भूल भर गए के थे। तुम्हें फटाफट वो कर लेना चाहिए। नहीं वो अगर पिछला भी कट गया है, यू आर श्योर, तो फिर तुम उसको नहीं, मैं करना एक चाहिए। छोटा सा बस मैं जोड़ दूं। अभी ये जब बात हो रही थी एसआईआर की, कांग्रेस की जो नेता हैं, देखिए उनको एसआईआर से दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत है किससे? बताता क्योंकि हूं मैं, अभी अभी तो तो रैली यही होने हाँ, वाली मैं है। बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि एक बारी हमको फाइनल लिस्ट मिल गई, वोटर लिस्ट, जो हमने अपनी विधानसभा के अंदर अपने लोगों को ठीक बांट है। दी। हाँ, उसके बाद भी सप्लीमेंट्री लिस्ट आती रहती है। आती रहेंगी, वो तो हाँ। सतत चलने वाली वो- प्रक्रिया है ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये नहीं, कह रहे नहीं, हैं जब आपने फाइनल कर दिया, फाइनल वोट कर दिया अनाउंस आपने। हो गया, हाँ। मैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, आचार संहिता बिल्कुल। लग गई, उसके बाद से सप्लीमेंट्री हाँ, आएगी। एक दो क्यों? सप्लीमेंट्री आती हैं। सप्लीमेंट्री इसलिए आती है वो आएगी। क्योंकि अगर 6 तारीख को इलेक्शन का ऐलान हुआ बिहार का, तो 30 तारीख तक की, 30 सितंबर तक की वो लिस्ट उन्होंने भेजी, वो फाइनल हो गया। उसके बाद नॉमिनेशन के आखिरी तारीख से लगभग 7 दिन 10 दिन पहले तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। मोटा मोटी 10 दिन का बोलते हैं, 6-7 दिन तक भी चलती रहती। तो वो जो ऐड होंगे उस बीच में 15-20 दिन में, लगभग वो तो ये कह रहे हैं कि लगभग 10 से 20 हजार हर कंस्टिट्यूएंसी में लोग नहीं, नए वही- वोटर वही- उसमें वही- आते हैं। वही उसके लिए एरिया की तय बात तो वो हो तो रही आती है। रहेगी हाँ। वो तो। कि ये जो वोटर आया है आज, मतलब ऐड हुआ है पिछले 6 महीने में या कभी भी, पिछले वो 6 दिन में वोटर भी हुआ कम तब से भी कम होगा। 1 साल, या क्योंकि दिल्ली या बाकी शहरों में 11 महीने का एक एग्रीमेंट होता है, रेंट पे भी अगर कोई जाता है, हाँ, तो 11 महीने तक वो चेंज ना करा सके। ये अभी ये जब तक नहीं होगा, विपक्ष को इन सब सवालों के जवाब, क्योंकि ये राहुल जैसा कह रहे हैं ना कि भाई सप्लीमेंट्री लिस्ट आ आती रही है। है, तो उनको supplement- इस चीज पे ऑब्जेक्शन है कि आपने यहां हो गया और उसके बाद भी आप वोटों निकाले को जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, conduct हम करने कहाँ के तक देखो, कंट्रोल करेंगे? कल इलेक्शन कमीशन में एक बड़े अधिकारी के पास जब लोग बैठे, तो हम लोगों ने पूछा कि क्या कोई आदमी बिहार में वोट करने के बाद फिर बंगाल में शिफ्ट हो जाए और 3 महीना बाद और फिर वहाँ जाके यहाँ से कटवा के वहाँ चला जाए तो वहाँ वोट कर सकता? बोले हाँ कर सकता है। फिर अगले साल दिल्ली में है तो दिल्ली आके कर ले। तो ऐसे धरती पकड़ मदन लाल बहुत सारे हो सकते हैं जो हर जगह जाके और वोट डाल वोट रहे हैं। डाल सकते हैं। तो ये ऐसा कोई वो नहीं है। आप अगर वहां चले गए तो फिर आपका एक सूत्री कार्य हो जाएगा कि वोट डालना। जैसे धरती पकड़ जैसे कई लोग थे जिनका एक सूत्री कार्य था हर इलेक्शन में हिस्सा लेना, तो उन्होंने बोला कि हाँ यू कैन, आप कर सकते हो। तो जैसे दिल्ली में लोगों ने वोट डाला, फिर यहाँ से कटवा के बिहार में लगवा दिया, फिर बिहार में वोट डाला, फोटो खिंचाई, और फिर अब चाहें तो मध्य प्रदेश भी जा सकते हैं। नहीं, बहुत सारे लोग। आपने किसी तो एक किसी बंगाल के नेता की रिपोर्टर बात ने की ना जो पूर्व सांसद थे,
हाँ, उन्होंने अपना शिफ्ट करा लिया वहां पर। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो वो चाहे एक तो प्रक्रिया के तहत वो चाहे तो कर्नाटक में होना भी ये करा चाहिए सकते हैं, कि यहाँ से आपने कटवा एक बार के वहां शिफ्ट चले किया गए। तो इतने पीरियड पे हाँ। आप अब शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो नहीं कर हाँ, मतलब आप वो शिफ्ट हो जाइए change लेकिन करना बोर्ड पड़ेगा शिफ्ट नहीं हो उसमें, हिमांशु सकेगा। जी। वही वो- कह रहा हूँ, वो एक रूल होना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए कि जिसको आप लेके राहुल बता रहे हैं ना कि ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो हाँ, ऑब्जेक्शंस ये हो सकता है कि आप भले शिफ्ट हो जाएं लेकिन आपका वोट शिफ्ट नहीं होगा एक सर्टेन हाँ, पीरियड। एक कूलिंग ऑफ पीरियड टाइप का कुछ होना चाहिए। ना हो जिससे कि शिफ्ट। इसमें एक बात और जो अब टीएमसी कह रही है, भाई टीएमसी ममता बनर्जी एकदम कह रही हैं कि एक भी नाम नहीं कटने दूंगी। इसके अंदर जो प्योरिफिकेशन है, कमीशन का ये कहना है कि भाई आप बीएलओस की बात करते हैं, आप जाके एक बार देखो तो सही कि बीएलओ पे प्रेशर है किसका। बीएलओ पे क्या पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है कि भाई आप इस घर में गए, अभी आपके हिसाब से 4 वोट हैं, होने चाहिए 6, 2 लोगों की डेथ हो गई तो आपने तो वो नाम काट दिया। अब प्योरीफाइड लिस्ट के हिसाब से 1 नंबर घर पे 4 वोट हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से 1 नंबर घर पे 6 वोट हैं, तो जो मरे हुए को जो शामिल कर रहे हैं, मरे हुए को भी काउंट या कर रहे हैं। शिफ्टेड को भी। तो अब आप ये बताइए कि बीएलओ पे आखिरकार प्रेशर है किसका। तो कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन जो उंगलियां उठा रही हैं, तो कहीं ना कहीं से कमीशन का भी एक ये कहना है कि आप ये बताइए ना कि आप हम पे उंगली उठाते हैं, क्या आप लोग दबाव बना रहे हैं बीएलओ पे कि असली लिस्ट को वो अपलोड ना करें। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात से सहमत है? विपक्ष आपको लगता है इस बात से सहमत है? देखिए, जो BLOs का लेकर जो एक परसेप्शन है, अभी बीच में कुछ रिपोर्ट्स आई कि उनकी डेथ हुई है। राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये तो हत्या है, यहाँ तक उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। और देखिए, SIR की जो प्रोसेस है, मैंने आपको कहा कि उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उसको कंडक्ट किया जाता है और लिस्ट के बाद लिस्ट निकलती रहती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, 90,000 पोलिंग बूथ थे बिहार के अंदर, कांग्रेस पार्टी ने 16,000 BLS दिए। BLA। उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी संजय जी इतनी तेजी में चाय पी रहे हैं सर, जो आपको जाना है एयरपोर्ट नहीं पहुंचे तो फिर तो हाँ, मुश्किल हो जाएगी। भाभी जी के घर तरफ फिर की वो शादी, पॉडकास्ट से फोड़कास्ट तक आ जाएगा मामला। पॉडकास्ट से और पॉडकास्ट, फिर तुम उसका ब्रॉडकास्ट करोगी। फिर मैं उसका ब्रॉडकास्ट करूंगी। लेकिन अब जो ब्रॉडकास्ट होने वाला है, जो आने वाला संसद का सत्र है, जो हमें समझ आता है बीजेपी की तो तैयारी है कि भाई स्मूथली निकले। प्रधानमंत्री भी जब बोलेंगे तो उसके अंदर वो यही बात बोलेंगे कि आपको एक यूनाइटेड होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। विपक्ष से एक अपील भी की जाएगी कि आप लोग संसद का सत्र चलने दें। मॉनसून हमने देखा था वॉश आउट था, रोज़ 10 बजे 10:15 पे शुरू होता था उनका प्रोटेस्ट और 11 बजे तक ख़त्म होता था। तो क्या विपक्षी पार्टियां इस बार भी वॉश आउट की तरफ जा रही हैं? कोई स्ट्रैटेजी बनाई है? देखिए, कल ही मैं एक नेता के पास बैठा हुआ था, वो सांसद हैं विपक्ष के और बड़े सांसद हैं। उन्होंने मेरे को बताया, जो अभी आपने एक बात बोली कि वॉश आउट, उन्होंने कहा ये 2014 के बाद ये नैरेटिव बनाया गया है कि जो विपक्ष है वो जब बॉयकॉट करता है या वॉकआउट करता है या हल्ला गुल्ला करता है तो ये अनपार्लियामेंट्री है, अनडेमोक्रेटिक है। यही बीजेपी थी, इन्होंने A राजा को, जो टेलीकॉम मिनिस्टर थे, उनको बोलने नहीं दिया था, कभी नहीं बोलने दिया। जब उनके ऊपर आरोप लगे उसके बाद उनको कभी अपनी बात रखने की अलाउ नहीं किया। लगातार वो प्रोटेस्ट करते थे। उन्होंने कहा ये सिर्फ 2014 के बाद ये नैरेटिव बनने लगा है कि वॉश आउट हो गया या पैसा बर्बाद हो गया। ये अब इसके बाद शुरू हुआ है। लेकिन हमेशा तो मतलब मुझे जब से भाजपा जो है, जब से बीजेपी आई बिल्कुल है, उनका आरोप था, ऑपोजिशन का ये आरोप है कि जब से बीजेपी उसको पावर में आई डिमोनाइज किया है, जा रहा है, विपक्ष को डिमोनाइज किया जा रहा है, विपक्ष को विलिफाई किया जा रहा है, उसको ऐसा विलन के तौर पे दिखाया जा रहा है कि देखिए ये चर्चा नहीं होने देते। उन्होंने कहा कि हम जो है, हमारी भी उतनी ही पार्लियामेंट है जितनी ट्रेजरी बेंचेस की पार्लियामेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो विपक्ष में रहता है उन्हें, जो सत्ता में आते हैं उन्हीं को लगता है कि सामने वाला गलत है। तो पुरानी कहावत है कि जूता किधर से काट रहा है सिर्फ पहनने वाला जानता है। तो जो सत्ता में बैठा है उसी को लगता है कि ये चलने नहीं दे रहे। लेकिन मुझे जहाँ तक पता चला, एक बड़े नेता के यहाँ उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि इस बार हम पीछे नहीं रहेंगे, इस बार हम भी ऐसी रणनीति लेकर आ रहे हैं कि सत्ता पक्ष आक्रामक नजर आएगा और हम इनको इतने हल्के में लेने वाले नहीं हैं। बाकी हिमांशु बताएंगे। देखो, SIR को लेके सरकार ने पिछले सेशन में भी अपना रुख साफ कर दिया था कि SIR जो है वो चुनाव आयोग के एक नियम के तहत हो रही है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है। आप चुनाव आयोग के नियम के तहत जो चीज़ है, अब इस पर आप डिबेट कराएंगे,
जब किसी चीज़ को लेकर चर्चा होती है तो उसका जवाब सरकार की तरफ से आता है, सरकार किसी की भी हो। तो उनका कहना है क्योंकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, इसका जवाब कौन देगा? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त आके दे? ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप किस नियम के तहत इस पे चर्चा चाह रहे हैं? क्योंकि ये एक हाँ, उसमें तो जवाब भी होगा ना। खुद संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसी संस्था के लिए कौन जवाब दे सकता है? सवाल ये है, आप इसके बाकी चीजों के ऊपर तो आप कर सकते हैं कि चुनाव आयोग के अंदर कोई आपको नई चीज आप कहें कि कोई नया आपको चुनाव आयोग में करना है, उसके लिए तो चर्चा हो सकती है, लेकिन जिस नियम पे हो रहा है उस पे तो जो नहीं कर सकते आरपीएफ आप। में सारी चीजें वो व्याख्या है उसकी। सवाल यह है कि उसका जवाब कौन देगा। दूसरा, क्योंकि पिछली बार सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी इस इशू को रेज कर रही थी, इस बार ये ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी भी इस बार इसके साथ है, डीएमके है, ममता बनर्जी एग्रेसिव है, और जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं वहां पे भी। मुझे एक चीज ये लगती है कि जब एक जगह ये मामला चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या जरूरत है संसद में जहां पर कोई चुनाव आयोग का पक्ष नहीं रख सकता है? संजय जी, ये होता है, बड़ी अच्छी चीज ये है, शायद दर्शकों को बताने चाहिए, जो आप संसद में कह देते हैं उस पर कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पाती है। आप जो फ्लोर से बोलते हैं, वो आपका विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार है, और उस पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन उसको एक्सपंज कर सकते हैं। हमने तो देखा है कि कई सरकारें, कई केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य, वो सदन ही इसीलिए बुलाती हैं ताकि वो अपने मनमानी चीजें बोल सकें और जिस पे कोई रोक नहीं लगे। ऐसा आरोप केजरीवाल जी पे लगता था। कहीं कहीं बात पे ये आरोप केजरीवाल जी पे लगता था। हाँ, इसलिए मैंने बिना नाम लिए बताया। सदन सिर्फ इसलिए उठाते हैं ताकि बीजेपी गाली दे सके। दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया, इसीलिए दर्शकों को ये मालूम नहीं होगा। इसीलिए दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए, संसद के फ्लोर पे या विधानसभा के फ्लोर पर कही गई बातों पर आप कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक बात है कि इलेक्शन कमीशन, आपने बिल्कुल सही कहा, और एक इलेक्शन कमीशन तो वहां जाके जवाब दे नहीं सकता है, क्योंकि उसका प्रिविलेज है, उसका अपना संवैधानिक अधिकार है। उसके लिए कोई किस नियम के बीच तहत का चर्चा रास्ता अगर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी बीएससी में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बैठ के निकाल लें कि हम रिफॉर्म्स पे चर्चा करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स को लेके तो चर्चा हो सकती है बिल्कुल, लेकिन एंड ऑफ द डे इस पर तो, क्योंकि एसआईआर पे जवाब कौन देगा? कौन सा मंत्रालय जवाब देगा? कोई नहीं दे सकता। कानून मंत्रालय नहीं दे सकता है, गृह मंत्रालय नहीं दे सकता है, कोई दूसरा ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो आके चुनाव आयोग पर जवाब दे। तो जवाब दही किस मंत्रालय की होगी ये तय करना बड़ा सुप्रीम इसी कोर्ट को में लेकर पिछली बार पूरा संसद का सत्र जो है वॉश आउट हुआ और कई महत्वपूर्ण बिल बिना चर्चा के भी पास हो गए। और मुझे लगता है इस बार भी हायर एजुकेशन बिल है या न्यूक्लियर पावर बिल है और बिल हैं, उनको भी आने हैं। अब वो क्या संसद में हंगामा रहेगा, रूलिंग पार्टी किस तरीके से, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर इसको कैसे मैनेज करते हैं कि जब बिल आए तो उन पे चर्चा हो जाए, क्योंकि एक समाधान आपको निकालना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है, जो मेरी समझ है, बीजेपी कोशिश करेगी कि ऑपोजिशन पार्टी से बातचीत हो। किरण रिजिजू पूरी कोशिश करेंगे। अभी राजनाथ जी के यहाँ जो मीटिंग हुई थी जिसके अंदर सब बड़े नेता गए थे, उसमें यही डिसाइड किया गया है कि भाई एक तो आउटरीच हो ऑपोजिशन पार्टीज से कि भाई आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं। अब अगर वो एकदम खूंटा ही गाड़ दें कि भाई हम चर्चा ही सिर्फ एसआईआर पे करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है उसमें, क्योंकि सर्वदलीय बैठक है परसों संडे को होनी है। तो सर्वदलीय बैठक में सबसे पूछा जाएगा, उनको सरकार बताती है कि भाई हम ये बिल लाने वाले हैं, ये हमारी लिस्ट है बिल्स की, और अगर आप किसी इशू पे चर्चा चाहते हैं तो वो बताइए। वो तो सर्वदलीय बैठक में होती है, कोशिश होती है कि लेकिन विपक्ष उस पे कितना मानेगा। एक मैं फिर कहता हूं कि बैक चैनल बातचीत होती है हमेशा, और संसदीय फ्लोर्स पे ये बहुत जरूरी होता है। हमने बहुत बार देखा है जब एफडीआई को लेकर हुआ तो एक बैकडोर चैनल पे बातचीत हुई, एक रेजोल्यूशन लाया गया। 2G स्पेक्ट्रम को लेकर जब पूरा सेशन जो है वॉश आउट हुआ तो जेपीसी बनाई गई, यूपीए ने बनाई, अपोजिशन की मांग के आगे झुक गया।
तो बैकडोर बातचीत का जो क्रम है वो सीनियर लीडर्स और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश जरूर करेगी कि एक आम सहमति बनकर हो, लेकिन उसमें कितना सफल हो पाएंगे, क्योंकि पिछला सेशन तो चला गया, आप हम सब वहीं थे, तो वो देखने वाली बात है कि कितना उनको सफलता मिलेगी। तो ये क्या फ्लोर लीडर के चातुर्य पर निर्भर होता है, उनके आपसी विपक्ष के साथ जो रिश्ते हैं? जैसे कभी लोग कहते थे कि महाजन जी वो इस मामले में बहुत अच्छे होते थे। नहीं, महाजन प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज नहीं। हाँ, आप कमलनाथ देखिए, जब वो फ्लोर मैनेज करते थे तो वो प्रणब मुखर्जी को कॉन्फिडेंस में ले लेते थे। लोकसभा में वो फ्लोर ऑफ लीडर थे 2009 से चला। आइए प्रणब मुखर्जी चले जाते थे, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी से मिल लिए। अच्छा, आप की कह रहे हैं, अच्छा इसका क्या बीच का रास्ता हो सकता है? तो ये भी आया, मैंने क्योंकि एफडीआई को लेकर जो हुआ था उसमें रेजोल्यूशन आया था। अरुण जी को उस रेजोल्यूशन में एक शब्द पे आपत्ति थी कि ये शब्द नहीं होना चाहिए, तो वो हटाया गया। ये बैक चैनल बातचीत होती है। बैक चैनल बातचीत सरकार करेगी, ऐसा नहीं है, लेकिन सफल कितनी होगी, क्योंकि रिश्ते जो है ना वो अब दूरियां नहीं है, अब वो खाइयों में तब्दील हो गया, तो उसको पाटने का काम बड़ा मुश्किल है। और राजनाथ सिंह इसमें बहुत बड़े नेता हैं, और वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं उसमें कई बार सफलता मिलती भी है, क्योंकि पिछले सेशन में 2 ऐसे मेरे ख्याल से इश्यूज थे जिन पे चर्चा हुई है, और बीएससी में तय किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा की कि ये बिल लिया जाएगा, इसके लिए इतना समय एलोकेट किया जाएगा, या इस विषय पे ये चर्चा होगी और इसके लिए इतना समय एलोकेट किया जाएगा। ये सारी चीजें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में दोनों सदनों में होगी। वहां तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही सदन में आने की बारी होती है फिर वही हो जाता है। तो जिस तरह से हिमांशु जी आप बैक चैनल टॉक्स की बात कर रहे थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हुए, राहुल गांधी हुए, हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट सेशन के अंदर किरण रिजिजू जब घर गए थे मिलने के लिए, उसके अंदर राहुल गांधी भी फिर घर पे पहुंचे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे वो मीटिंग थी। मतलब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर जा रहे हैं, तो इस तरीके की बातचीत चलती रहती है। कोशिश यही है कि इस तरीके की बातचीत आगे भी चलती रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी वो ग्लू है जो इंडिया गठबंधन है, जिसको उन्होंने बांध के रखा है अभी तक। तो जो समझ आता है वो ये है कि शायद विपक्षी पार्टियां भी एक राहुल शायद कोई मीटिंग करने वाली हैं, स्ट्रैटेजी जो है वो बनाई जाएगी कि किस तरीके से आगे चला जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक बैठक होगी। पिछली बार से ज़्यादा पार्टियां एसआईआर के मुद्दे पर अब लामबंद हो रही हैं। जिक्र किया हिमांशु जी ने भी, अब डीएमके भी, टीएमसी भी, समाजवादी पार्टी भी, ये तमाम पार्टीज अब जो है वो मुखर होंगी और एक स्ट्रैटेजी बनेगी। आप देखिएगा, देखिए ये विपक्ष भी चाहता है कि संसद चले, लेकिन उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम यहाँ पर बिल्स पास कराने नहीं आते सरकार के। हमको अगर जनता ने चुनकर भेजा है तो हमको जो मुद्दे लगते हैं कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है, उस पर आप चर्चा कराइए। आप यहाँ तो ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि हाँ भाई आप बिल्स पास करा लें, हम तो उसका पार्ट फिर हम क्यों बने? आपके पास नंबर है, आप जो मर्जी पास कराते रहिए। विपक्ष जो है वो ये बार बार, जितना मैं लोगों से मिला, जो ओनस है हाउस चलाने का वो हमारे ऊपर नहीं है, वो सरकार के ऊपर है। सरकार गिव एंड टेक करे और इस स्थिति में लेकर आए हाउस को कि हाउस चले। लेकिन कई बार सरकार ये तो कहती है कि हम चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष अड़ता है इसी नियम के तहत चर्चा हो या हमारी शर्तों पे चर्चा हो। वो नियमों पे होती तो है। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है, लोकसभा में अगर आपको चर्चा करनी है तो 193 पे हो सकता है। हाँ, जिसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ता है। लेकिन वोटिंग 184 पे। हाँ, तो विपक्ष कहता है जी डिवीजन हो जाए करो। तो अब क्योंकि नंबर्स का इतना डिफरेंस है, तो उस पर कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, और सरकार को भी लगता है कि अगर अपोजिशन के नंबर्स कम हो जाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे पास मैंडेट है। लेकिन क्योंकि ऐश्वर्या भी कह रही थी, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। विपक्ष भी रोज संसद शुरू होने से पहले अपनी मीटिंग करता है, सारे विपक्षी दल एकजुट होके, और सरकार की तरफ से भी होती है, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, या कभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेयर करते हैं, जिसमें सरकार के वरिष्ठ मंत्री होते हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमन, ये लोग होते हैं। विपक्ष की तरफ से जो विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी के चेंबर में मिलते हैं, रूम में, वहां आके डिस्कस करते हैं कि आज हमारी क्या स्ट्रेटेजी। दोनों तरफ से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। मैंने इसलिए कहा कि हर रोज बैक चैनल बातचीत भी होती है।
कई बार लोकसभा के स्पीकर के रूम में हो सकती है, स्पीकर बुला लेते हैं, भाई आप बताइए क्या आपने बीएससी में कहा था। कई बार चेयरमैन के रूम में होती है राज्यसभा में, भाई आप बताइए, क्योंकि राज्यसभा चलानी है। तो ये बातचीत होती है, लेकिन बातचीत तो हो गई, फिर बाहर आके आप वहीं स्टैंड ले लेते हैं। और आपने देखा होगा कई बार कि स्पीकर भी या चेयरमैन ये कहते हैं ना कि अरे आप अंदर कुछ कह रहे थे, अब यहाँ क्या हो रहा है। इसका हालांकि ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये ऐसा ही जिसमें श्मशान वैराग्य होता है लोगों को, कि श्मशान में जाते लोग कहते हैं सब यहीं रह जाना है, सब ऐसे नहीं, जैसे ही बाहर निकलते हो कहते हैं हाँ भाई उसके यहाँ से पैसे आ गए, हाँ पैसे भिजवा दिया, अच्छा ऑर्डर आ गया, माल के 2 ट्रक भेज देना, फिर वो नहीं, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक बताता हूँ। जब आंध्रा और तेलंगाना अलग हो रहे थे, तो अलग राज्य बन रहे थे, तो टीडीपी के सांसद जो हैं वो इसका विरोध कर रहे थे कि अलग मत कीजिए। तो 2 राज्यसभा में सांसद थे, वो प्ले कार्ड लेके खड़े होते थे। एक सीएम रमेश जो अभी भारतीय जनता पार्टी में है, और एक वाईएस चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी में है और बाद में मंत्री भी बने टीडीपी से आके। दोनों प्ले कार्ड लेके खड़े होते थे। तो जब सरकार बोल रही होती थी तो वो चेयर के आगे आके ऐसे प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते थे सरकार की तरफ से। जैसे ही विपक्ष की तरफ से कोई बोलता था वो आराम से शांत हो जाते थे। अच्छा। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है सदन में कि भाई क्या है इश्यूज पे। यही है संसद की खूबसूरती, ऐसी जहां आपको देखने को मिलेगा कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है। हाँ, आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं हिमांशु जी, एक छोटा किस्सा सुनाती हूँ। ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग जो है या नॉन अंडरस्टैंडिंग चल रही है इलेक्शन कमीशन में। तो इलेक्शन कमीशन में आपने अब देखा होगा कि बैरिकेड्स लग गए हैं। तो एक बहुत बड़े जो अफसर हैं इलेक्शन कमीशन में, उनसे बातचीत हो रही थी कि सर ये बैरिकेडिंग क्यों लगाई है आपने। तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, उन्होंने कमीशन में फ़ोन किया कि हम कमीशन से मिलना चाहते हैं। तो अमूमन कमीशन की तरफ से 2 दिन दिए गए हैं, ट्यूसडे और थर्सडे। भाई अगर कोई पार्टी आना चाहती है, आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो फिर आप इस दिन आइए, एक ईमेल करिए आप, हम उस ईमेल पे जवाब देंगे। एक ही ईमेल आईडी है, उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। जो टाइम आप मांगेंगे, मोस्टली टाइम दे दिया जाता है जो पार्टीज़ मांगती हैं। एक पार्टी ने सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि चुनाव आयोग ऐसा, चुनाव आयोग वैसा। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही ईमेल आ गया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने बोला कि भाई 12 बजे का टाइम दे देते हैं, चाय ही तो पीनी है तो 12 बजे आ जाइए। वो पार्टी की तरफ से रिस्पॉन्स आया कि नहीं, हमें 11:30 ही मिलना है। तो चुनाव आयोग ने कहा 11:30 आ जाइए भाई। तो अब जो टेबल है, जिस रूम के अंदर ये मीटिंग होती है, उसमें 5 लोग कंफर्टेबली आ जाते हैं, वरना दूसरे रूम के अंदर मीटिंग होती है ज़्यादा लोग अगर होते हैं तो खैर 11:30 बजे का टाइम दे दिया गया। अब ये पार्टी अंदर चली गई। चुनाव आयोग ने पूछा भाई आप बोल रहे थे, आप थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। अब चुनाव आयोग भी देखता है टीवी की भाई क्या चल रहा है न्यूज़ में। तो ये लोग कि नहीं सर, हमें तो पता है कि आप हमारी बात सुनेंगे, और हमारी तो ये 3 कंप्लेंट्स थी सर, तो हम बस ये 3 कंप्लेन लेके आए हैं। तो मीटिंग जो 11:30 शुरू हुई, 11:45 पे उन्हीं में से एक नेता जो है वो अपने फ़ोन पे लगे हुए थे। तो चुनाव आयोग के एक ऑफिसर ने बोल दिया कि सर आप तो हमसे मिलने आए थे, आप तो लगातार फ़ोन पे लगे हैं। तो बोले नहीं सर, हमें तो बस ये देना था आपको, हमने आपको ये दे दिया है सर, अब ना हमें जाना है। तो चुनाव आयोग भी अचंभे में रह गया कि भाई पहले 11:30 बोल रहे थे, खैर 11:30 बजे मीटिंग हो गई, 15 मिनट में कह रहे हैं हमें जाना है। उनमें से जो दूसरे नेता थे पार्टी के, वो बोले सर एक्चुअली मीडिया नीचे आ गया है तो हमें अब नीचे जाना है। तो चुनाव आयोग ने कहा ठीक है, तो बस आपका यही था, वो 3 पॉइंट जो थे वो हो गए। अच्छा, अंदर उन्होंने फिर बोला कि नहीं सर, हम तो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन तो फेयर एंड इलेक्शन चाहता है, फेयर इलेक्शन, फ्री इलेक्शन, तो हमारी ये थी, आप इसको देख लीजिए। ये पार्टी के लीडर बाहर आ गए। बाहर आते ही फिर वही शुरू हो गए कि हमारी तो सुनवाई नहीं हुई, और हमने तो टाइम मांगा, और हमने तो अर्जेंट टाइम मांगा, और हमारे साथ तो ये हुआ ही नहीं। और तो चुनाव आयोग को ये लगा कि भाई ये मतलब सुबह से रात जो है वो सीढ़ी उतरते उतरते पॉलिटिकल पार्टी सुबह से रात में कैसे बदल गई। और ऐश्वर्या, ये कई राजनीतिक पार्टियों के नाम लेना तो बेमानी है, क्योंकि सबके ऊपर वो जो नाम की पट्टी है वो कभी भी बदल सकती है। तो इनका यही कहना है कि यहाँ आके वो कहते हैं कि नहीं, आप एकदम अच्छा SIR हो रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस खाली इसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, ये सब बोले, लेकिन हम नीचे जाके कुछ और बोलेंगे। अच्छा। तो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने कहा, हम बोले आपको जो भी बोलना है वो बोलिए, हमें कोई मतलब नहीं है, आप हमारी सरहद के बाहर जाकर क्या करते हैं। तो नीचे आके वो यही कहेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, शेर मार दिया, बाघ उलट दिया, हाथी पलट दिया, ये कर। तो वो
बोले हम तो देखते हैं कि यहाँ जो उनके तेवर जैसे रहते हैं, नीचे जाते ही आपके मीडिया के आगे एकदम ही बदल जाते हैं वो। तो ये होता है। तो जो आप कह रहे थे कि संसद के अंदर कई लोग प्लैक कार्ड उठा लेते हैं, ऐसा मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, जो हम लोग सोचते हैं राजनीति में, वो वैसी नहीं होती है। जो आपको दिख रहा है दीवार पे वो वैसा नहीं है। हाँ। आपको दीवार के पीछे जाके देखना पड़ेगा है कैसा कि लोग आपस में बहुत अच्छी बातचीत करते हैं। आप देखिए, अभी आम आदमी पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने एक बोला है कि संसद में फ्लोर पे कुछ और होता है, हम बाहर आके चाय कॉफी भी पी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये क्योंकि आपको अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध, रिश्ते वो सदैव रहते हैं। आप देखिए, किसी के घर पे कोई पार्टी है, कुछ लोग आते जाते हैं। राहुल गांधी, शिवराज सिंह चौहान जैसे कोई वो नहीं है। प्रियंका गांधी भी थी साथ में। सब लोग, मतलब ये व्यक्तिगत रिश्ते जो हैं। हिमांशु, कंपटीटर चैनल्स के रिपोर्टर आपस में एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं। ये आप शायद मेरी तरफ कर रहे हैं। नहीं, हम सारे लोगों की यही रिपोर्टर्स हैं, सारे दोस्त। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप चीजें कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है, लेकिन जब आप बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा नहीं है। हम सब प्रोफेशनल हैं। मैं अपने चैनल के लिए काम करूंगा, राहुल भी, तो बाकी जो मेरा दोस्त है, मतलब मेरा ये कहना है कि जो दूसरे लोग हैं वो हर एक अपने अपने लिए करता है। बिल्कुल। इसमें मुझे लगता है कोई दिक्कत भी नहीं। और शुरू से ऐसा ही चला है कि नेहरू जी और उनके जमाने में भी बड़े आदर्शवादी किस्से पीवी नरसिम्हा राव ने अटल जी को भेजा था, यूएन भेज दिया उन्होंने। तो ये भी, और बढ़िया एक और चीज है, राजीव गांधी ने अटल जी को भेजा है कि जाइए आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए, इलाज करा लीजिए, जहां उन्होंने अपनी सबसे प्रिय कविता लिखी है, मौत से ठन गई। और उनमें नरसिंह राव साहब ने तो बोला कि अटल जी हमारे गुरु हैं। तो अटल जी ने क्या कहा? अटल जी ने कहा कि आपको गुरु की नहीं, गुरु घंटाल की जरूरत है। तो अब हम आखिरी चरण की ओर बढ़े। हम इसी आखिरी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। अब हमारा सबसे महत्वपूर्ण और हमारा सबसे पसंदीदा जो सेगमेंट है वो है आपके कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि इससे ही हमें पता चलता है कि आप लोग हमें कितना देख रहे हैं। कमेंट्स पर आते हैं। मोहित ने लिखा है, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। मोहित, आप आए थे हमसे मिलने, थैंक यू वेरी मच। आई एम सो थैंकफुल फॉर द वे यू अलाउड मी टू स्पीक विथ यू। आई थॉट सेलिब्रिटीज से मिल रहा हूँ, पता नहीं बात करेंगे या नहीं, बट आई रिस्पेक्ट यू सो मच नाउ। थैंक यू मोहित, थैंक यू वेरी मच। पंकज जी ने लिखा है, ग्रेट वर्क अमित भारद्वाज, kudos to team आज तक for maintaining a reporting team that always brings authentic on ground news। पंकज जी, थैंक यू वेरी मच। अमित की तरफ से हम सब आपसे थैंक यू लेते हैं। अमित को होना था, लेकिन अमित को दे भी देंगे, अमित को यहाँ दिया जाएगा, लेकिन अमित जो है उनको उसी टीएमसी वाली मीटिंग के लिए भागना पड़ा, तो अमित हमारे साथ आज नहीं है। प्रमोद ने लिखा है, यू शुड ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ द वेल्थ ऑफ सम जर्नलिस्ट इंक्रीजेज। प्रमोद, ये जो है कभी 1 to 1 अगर हम मिलेंगे तो आपको जरूर इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। सबके आईटीआर खंगालने पड़ेंगे, सबके आईटीआर खंगाल के आपको बताया जाएगा। ये देवश्री शुक्ला वो पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन टू यू गाइज, बहुत बार नोटिस किया है कि आप लोग ऐश्वर्या जी की बात को बायपास करके निकल जाते हैं, ऐसा क्यों? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। हाँ, बड़ा एलिगेशन है, इसलिए बनाया जाता है कि आप शहर के बाहर से अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। विकास नारद जी ने शिकायत की है, पुराना वाला फॉर्मेट ही सही था। तो विकास जी, मुझे लगता है कि आप जो हमने लास्ट साहित्य आज तक में किया है उसके लिए आप ये बातचीत करें। देखिए, हमारा फॉर्मेट यही रहेगा, हम इसी तरीके से बातचीत करेंगे। वो एक स्पेशल एपिसोड था, इसलिए हमने वो लिखा था। देखिए, संसद का सत्र आने वाला है। आप लोग प्लीज़ अपने कमेंट्स में हमें ये बताइए कि आप कौन कौन से वो किस्से हैं जो जानना चाहेंगे। अगर कोई ऐसी प्रक्रिया है पॉलिटिक्स के बारे में, इलेक्शन के बारे में जो आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से बातचीत करें, तो प्लीज़ वो हमें ज़रूर बताइए। और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज तक रेडियो को सब्सक्राइब करिए। आप हमें सुन भी सकते हैं स्पॉटिफाई पर और एप्पल पॉडकास्ट पर। हिमांशु जी की तरफ से, राहुल की तरफ से, संजय जी की तरफ से, मैं ऐश्वर्या पालीवाल अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। नमस्ते। नमस्कार। Reporters Off।